गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम जो है पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। पावर रिसोर्सेज में वी आर डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल। तो इस लेसन में, इस पार्ट में हम नॉन कन्वेंशनल जितने भी हमारे पावर रिसोर्सेज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। क्लास 8 का है ये, 6th वीडियो है, लास्ट, यानी इस लेसन का ये लास्ट पार्ट है। तो वी आर डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल। हमने डिस्कस कर लिया था कन्वेंशनल के बारे में कि उसमें कोयला है, पेट्रोलियम है और अन्य अन्य रिसोर्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। और नॉन रिन्यूएबल की वजह से ही हमें जो है दूसरे पार्ट की ओर जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें पता है वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और महंगे भी बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम, कोयला, ऐसे खनिज पदार्थ बहुत महंगे जिनका उपयोग हम लगातार नहीं कर सकते या फिर आने वाली पीढ़ी को ये नहीं दे सकते। तो उसका ऑप्शन लेने के लिए हमारे पास आए थे नॉन कन्वेंशनल। ये मॉडर्न है, यानी कि आधुनिकता का प्रतीक भी है और इनमें से ज्यादातर जो है रिन्यूएबल हैं और अगर हम चाहें तो इनका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मांगते हैं। इंडिया इनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ टेक्निकल कमियां हैं जिसकी वजह से हम इनका पूर्णतः दोहन नहीं कर पा रहे हैं और हम ज्यादातर कन्वेंशनल पर ही अभी तक डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक चाहिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या टाइडल एनर्जी को बनाने के लिए, वो अभी हमारे पास उपस्थित नहीं है। लेकिन कोशिश है कि जल्द ही हम जो है इन चीजों में बहुत आगे चले जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को हम बचे हुए संसाधन प्रोवाइड करवा पाएंगे। नॉन कन्वेंशनल मतलब कि गैर परंपरागत, जिसका मतलब होता है गैर परंपरागत, ठीक है। यानी कि जो कि अब नए हैं, मॉडर्न भी जिसको बोल सकते हैं। तो इनके जितने भी रिसोर्स हैं, इनके जो पावर सोर्सेज हैं, उन पर एक एक डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले इस पे सोलर पावर, सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसे? सौर ऊर्जा। तो ये सौर ऊर्जा से आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरणों से ये ऊर्जा बनाई जाती है, ये पावर तैयार की जाती है, एनर्जी बनाई जाती है और उसका प्रयोग जो है बहुत सारी चीजों के लिए होता है। आपको इस बात का भी पता है कि जो इंडिया है या फिर कोई भी वर्ल्ड में जो पार्ट है, तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम हीट फाइंड आउट करता है वो एरिया है इक्वेटर और उसके आसपास, ठीक है। इक्वेटर 23 इधर, 23 हाफ इधर, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। और 23 नॉर्थ, 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ जो एरिया है वो हीट जोन है जो कि मैक्सिमम हीट को प्राप्त करता है और इसी जगह पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। इसको हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां पर सोलर एनर्जी के बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। ये सौर सेल के द्वारा बनाई जाती है। सौर सेल का मतलब सूर्य से प्राप्त करने के बाद एक सेल में इसको इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसको बनाने की जो विधियां हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं। इस कारण से क्या है, सोलर जो एनर्जी है उसका उपयोग हमारे देश में विशेष करके डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है। और आप कई बार देखते होंगे कि गांव की गलियों में लाइट लगाई जाती हैं, तो वो लाइट भी लगभग सोलर लाइट होती हैं। आपने देखी होंगी, वो प्लेटें देखी होंगी ना, जो प्लेटें लगाई जाती हैं, वो प्लेटें आजकल इन्वर्टर की जगह वो प्लेटें सेट की जाती हैं। वो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करती हैं और बाद में एक विद्युत का काम करने का काम करती हैं। तो इसका प्रयोग जो है डोमेस्टिक लेवल पर और साथ में सोलर कुकर बनाने में होता है। किस किस में इसका प्रयोग होता है? डोमेस्टिक सोलर कुकर में या फिर सौर सेल बनाने में, इसमें इसका प्रयोग होता है ज्यादातर। और इंडिया में जो है ये बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी भरपूर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका पूर्णतः दोहन कर पाए। लेकिन कुछ हद तक इंडिया में ये अब बनाई जा रही है। बात समझ में आई आपको? जो सोलर एनर्जी है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, यानी कि अमेरिका है सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा लार्ज प्रोड्यूसर। वैसे सभी देश इसको आजकल जो है कोशिश कर रहे हैं। जो उष्ण कटिबंधीय देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, उनमें इसकी असीम संभावनाएं हैं। जो देश इक्वेटर और इसके आसपास स्थित हैं वहां पर इसकी असीम संभावनाएं हैं और आने वाले भविष्य में ये बहुत ही सहायक होने वाला एक एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो आपने पहले देखा, कौन देखा? सोलर पावर। सोलर पावर के बाद नेक्स्ट चलते हैं। सोलर पावर के बाद हमारे पास जो आती है वो आती है विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। विंड
जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विंड एनर्जी, यानी कि हवा से बनने वाली बिजली। विंड एनर्जी कैसे बनाई जाती है? तो पवन चक्कियां चलाई जाती है। पवन चक्की का मतलब है कुछ इस तरह के वो टरबाइन से बनाए जाते हैं, और क्या किया जाता है, ऐसी जगह पे ये बनाई जाती है ताकि हवा एकदम से उनसे टकराए, मतलब तीव्र गति से हवा उन पंखों से टकराए, और जब वो पंखे से टकराती है तो इससे जो है एक विद्युत बनती है, और उस विद्युत को जनरेट करके और जनरेटर में रख करके और उसका विद्युत के रूप में यूज किया जा सकता है। ये बिजली हवा से बनती है, टरबाइन चला करके, पवन चक्कियां चला करके बनाई जाती है। विशेष करके घाटियों में बनाई जाती है, नदी जो पर्वतों की घाटियां होती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जब हवा नीचे उतरती है तो बड़ी तेजी से उनके साथ टकराती है और वो घूमता है, और उससे एक एनर्जी पैदा होती है जिसको जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके उत्पादक जो देश है उनमें सबसे बड़ा है नीदरलैंड है। सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है? नीदरलैंड है। फिर जर्मनी है, फिर डेनमार्क है, और फिर यूएसए है। ये इसके लार्ज प्रोडक्टर देश है। जो विंड एनर्जी है उसके लार्ज जो प्रोडक्टर देश हैं वो है नीदरलैंड, जर्मनी, यूएसए, और साथ में कौन बताया मैंने? डेनमार्क। ये इसके लार्ज प्रोडक्टर है। इंडिया में भी इसकी भी संभावनाएं हैं, लेकिन इंडिया में इसका कम ही प्रयोग होता है, यानी कि इंडिया में हम अभी तक ये कम ही यूज करते हैं, जो कि विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ा ही अच्छा जो है एक पावर रिसोर्स सिद्ध होगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हुई तो इसका हम अच्छा उपयोग कर पाएंगे। अब आगे देखिए, जिससे सबसे ज्यादा बिजली बनती है वो है न्यूक्लियर पावर, यानी कि परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा हूं? परमाणु ऊर्जा। इससे इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में जो है बिजली बनाई जाती है। क्या होता है, इसमें दो पदार्थ होते हैं, एक होता है यूरेनियम और एक होता है थ्योरियम। आपस में उनके विखंडन के कारण, विखंडन का मतलब सेल के विखंडन के कारण, आपने साइंस में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि यूरेनियम और थ्योरियम आपस में टकराते हैं और यूरेनियम विखंडित होता है। जब वो विखंडित होता है तो उससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उससे ऊर्जा को इकट्ठा करके जो है बिजली बनाई जाती है, और जिसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर। ये किससे बनती है? तो ये बनती है परमाणु से। ठीक है, न्यूक्लियर जो पावर है ये एक हमारे देश में जो टोटल ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यूरेनियम और थ्योरियम से तो ये बनती है, लेकिन इसके सबसे बड़े जो प्रोडक्टर देश हैं वो है यूएसए और साथ में यूरोप। यूएसए और यूरोप के देशों में ये बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। इवन इंडिया में भी ये बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। भारत में एक जगह है केरल। केरल केरल में एक रेत पाई जाती है, बालू रेत, जिसमें थ्योरियम का मोनोजाइट जो बालू रेत होता है, मोनोजाइट जो बालू रेत है उसमें थ्योरियम पाया जाता है। कहां के? बालू रेत में थ्योरियम पाया जाता है, तो कहां के? केरल। मोनोजाइट बालू रेत बोलते हैं उसको, उसमें क्या पाया जाता है? थ्योरियम पाया जाता है। इंडिया में न्यूक्लियर जो पावर है उसका बहुत प्रयोग होता है, और उसके बहुत सारे सेंटर इंडिया में बनाए गए हैं। तो अगर हम टोटल ऑल ओवर परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात करें तो देखिए, आप याद रखिए, तमिलनाडु में है कलपक्कम, मैंने तमिलनाडु में बताया क्या है, तमिलनाडु में कलपक्कम। महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। महाराष्ट्र में कौन है? तारापुर है। इसके अलावा राजस्थान में है कोटा। राजस्थान में है कौन? कोटा। राजस्थान में कोटा, और कोटा में भी राणा सागर। राणा सागर, राणा सागर बांध है ये। ठीक है, राणा सागर राणा प्रताप सागर एक बांध और एक झील है, जिसमें हम जो है क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर है उसको आसपास उसको बनाया जाता है। यूपी में है नरोरा। नरोरा, ठीक है, यूपी में है नरोरा, और कर्नाटक में है कैगा। कर्नाटक में है कैगा। ये इंडिया में परमाणु केंद्र है जहां पर न्यूक्लियर बिजली बनाई जाती है। फिर देखिए, जो न्यूक्लियर पावर है
वो यूरेनियम और थ्योरियम के परिणाम स्वरूप बनती है। तो इंडिया में थ्योरियम पाया जाता है केरल के मोनोजाइट बालू रेत में, ठीक है, कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो न्यूक्लियर है उसके भी कुछ जगह निक्षेप पाए गए हैं, ठीक है। तो मैंने टोटल ऑल ओवर आपको बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैंने बात की तमिलनाडु में जो पावर रिसोर्स है वो कलपक्कम में बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में कोटा के राणा सागर बांध में, यूपी में नरोरा में और कर्नाटक में ये कैगा में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग खाना पकाने में और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में इसका, न्यूक्लियर बिजली का तो सभी जगह प्रयोग होता है। तो न्यूक्लियर पावर थी ये आपके सामने, ठीक है। अगली देखिए जियोथर्मल पावर, अगली है आपके सामने जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय ऊर्जा है उसका क्या होता है, कहां से मिलती है। देखिए जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, जब हमारी पृथ्वी है और उसके हम डीपनेस में जाते हैं, जैसे जैसे हम डीप जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता है, नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होता है। और नीचे जा करके कुछ ऐसी मशीनें फिट की जाती हैं जिनसे वो नीचे वाले तापमान को ग्रहण करके उससे बिजली में परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जहां पर खुद ही अपने आप गर्मी ज्यादा होती है वहां पर इसको पृथ्वी की सतह पर भी यूज किया जाता है। जो भूतापीय ऊर्जा है वो खाना बनाने में, ऊष्मा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने के लिए या फिर ऊष्मा यानी कि हीट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य प्रोडक्ट देश हैं यूएसए, न्यूजीलैंड, ठीक है, यूएसए, न्यूजीलैंड। इसके अलावा है मिडल अमेरिका, मध्य अमेरिका। मिडल जो अमेरिका है वो भी इसका बहुत बड़ा लार्ज प्रोडक्ट है, यानी कि अमेरिका के मध्य में भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है। इंडिया में जियोथर्मल के भी कुछ प्लांट हैं, इंडिया में जियोथर्मल के लिए भी कुछ प्लांट लगाए गए हैं। तो एक तो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में कौन है, मणिकरण। और दूसरा जो है वो है लद्दाख में पूगा घाटी, लद्दाख में है पूगा घाटी, पूगा वैली बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जियोथर्मल है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, भूमि के ताप से जो ऊर्जा बनाई जाती है भूतापीय ऊर्जा होती है। नीचे मशीनें लगाई जाती हैं और उन मशीनों से इस एनर्जी को बनाया जाता है। दुनिया में इसके लार्ज प्रोडक्टर हैं अमेरिका, न्यूजीलैंड और मिडल अमेरिका, मध्य अमेरिका। भारत में इसके 2 सेंटर बनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण और साथ में लद्दाख में है पूगा वैली। इस तरह से हमने जियोथर्मल को देख लिया। अब आगे देखिए, एक है टाइडल एनर्जी। कौन सी पावर कह सकते हैं, टाइडल पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वार भाटा से उत्पन्न होने वाली एनर्जी। टाइड होता क्या है, ज्वार और भाटा, तो ज्वारीय ऊर्जा इसको कह सकते हैं हम, ज्वारीय ऊर्जा। आपको पता है मैंने आपको पिछली बार 7th क्लास में ज्वार पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि ज्वार 2 तरह से होते हैं, एक बार पानी ऊपर उठता है और एक बार पानी वापस नीचे आकर के गिर जाता है, ठीक है। एक तो ऊपर उठने वाली प्रक्रिया होती है, एक नीचे गिरने वाली प्रक्रिया होती है, 2 प्रक्रियाएं होती है, इसलिए एक को ज्वार एक को भाटा बोला जाता है। जब पानी ऊपर उठता है तो वो ज्वार होता है, ज्वार, ठीक है, और नीचे वाले को भाटा बोला जाता है, भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा बोलते हैं, इसीलिए इसको टाइड्स को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो क्या होता है, पानी जब चांद की तरफ जाने की कोशिश करता है, स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, ये ज्वार भाटा आते क्यों है, ये आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसका गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये 15 दिन में लगातार होने वाली प्रक्रिया है, 2 बार आते हैं ये महीने में, ऊंचे और नीचे दोनों ही। तो जो ज्वार होता है, ऊंचा जो पानी होता है, उसके आगे कुछ मशीनें लगाई जाती हैं या कुछ ऐसी टेक्निक विकसित की जाती है कि जब वो पानी उनसे टकराता है तो उससे एनर्जी मिलती है।
उस एनर्जी को सेव करके और फिर एज ए विद्युत यूज किया जाता है। ठीक है, एज ए विद्युत क्या कर लिया जाता है, उसको यूज किया जाता है टाइडल एनर्जी को, और इस कारण जो है वो आगे चल करके हमारे लिए एक एनर्जी बन जाती है, एक बिजली बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। और ये एज ए नॉन कन्वेंशनल, अच्छा इसकी संभावनाएं असीम है, यानी कि ये अमाप्य है, कितनी बार विंड एनर्जी है या फिर जो टाइडल एनर्जी है ये अमाप्य हैं, इनको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमारे पास अच्छी टेक्निक हो तो हम इनको अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ भविष्य में भी इनका प्रयोग करते रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लार्ज प्रोडक्टर है यूएसए, और दूसरे नंबर पे है रशिया, सॉरी फ्रांस। दूसरे नंबर पे कौन है, फ्रांस है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। इंडिया में भी इसका जो है एरिया है, जहां पर टाइड आएंगे वही होगा, सीधी सी बात है। तो इंडिया में जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो जो हमारे ठीक है, तो हमारे जो है गुजरात में यहां बे ऑफ कच्छ है, यानी कि कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, बे ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, और यहाँ पर जो है भारत में भी क्या बनाई जा सकती है, टाइडल एनर्जी बनाई जा सकती है। तो इंडिया में ये कहाँ बनाई जाती है, ओनली गुजरात के कच्छ में बनाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में बनाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं इसको, ज्वार भाटा से बनाई जाती है। जब हाई ज्वार होता है तब उस पे मशीनें चलाई जाती हैं, उनसे बिजली बनती है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको ही हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। यूएसए फ्रांस इसके बड़े प्रोडक्टर हैं। इंडिया में ये कच्छ के रण में जो है बनाई जाती है, ये इसका सेंटर है। अब हमारे पास लास्ट है, लास्ट में हम कह सकते हैं बायो एनर्जी या बायोगैस, क्या बोल सकते हैं, बायोगैस, बायोगैस एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स हो सकता है एनर्जी का रूरल एरिया के लिए। ठीक है, किसके लिए हो सकता है, रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज में इसका प्रयोग हो सकता है। ये जो है गोबर से, गले सड़ी चीजों से बनाई जाती है, उनका विघटन किया जाता है। जब एक जगह उनको डाल दिया जाता है तब वो सड़ जाती है और उनका विघटन हो जाता है, विघटन का मतलब आपस में टूट जाती है। यहाँ एक कॉम्बिनेशन होता है मिथेन और CO2 का, कौन सी गैसों का, मिथेन और CO2 का जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इससे एक एनर्जी पैदा होती है, और इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस एनर्जी कहते हैं। ये आपने साइंस में भी बहुत बार पढ़ी होगी। बायोगैस एनर्जी जो है रूरल एरिया में इसके बहुत संभावनाएं हैं और बेनिफिट्स हैं। साथ में अगर हम टोटली ऑल ओवर बायोगैस के बारे में बात करें तो इससे मिन्योर भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया मिन्योर बनती है, जिसका यूज हम फर्टिलाइजर्स के रूप में अपने खेतों में कर सकते हैं। ये रूरल एरिया के लिए काफी अच्छी है। और साथ में CO2 और मिथेन, कौन कौन सी गैस है इसमें, मिथेन और प्लस CO2, इनका आपस में ये कॉम्बिनेशन होता है और उससे एक एनर्जी बनती है। और इसके उत्पादक के रूप में यूएसए है, यूरोप के भी देश करते हैं, और इंडिया में भी रूरल एरियाज में इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्योरीफाई भी है। प्योरीफाई का मतलब है कि ज्यादा प्रदूषण करने वाली भी नहीं है। इस तरह से हमने देख लिया कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा की बचत करना निसंदेह बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, बचत करना। इसको बचत करने का मतलब है कि इसको सेव रखना ही इसका कंजर्वेशन है। सेव रखने का मतलब है कि हम घर बैठे बैठे भी एनर्जी को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अगर हम घरों में रहें तो ज्यादा से ज्यादा अपने उपकरणों को बंद रखें जब जरूरत ना हो। गैजेट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट हैं उनको टाइम के अनुसार, जरूरत के अनुसार ही प्रयोग करें। साथ में फ्रिज जैसे जो गैजेट है जिनका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। तो इसको बचाने में ही भलाई है, क्योंकि आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल, सबकी कमी पड़ जाएगी और आने वाली फ्यूचर को जो है ये नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए यही है कि सेव द एनर्जी और सेव द अर्थ फॉर फ्यूचर। Thank you, have a nice day. It's a last video of lesson
मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। अब अगला लेसन आएगा हिस्ट्री का वीडियो में, आप इसके नोट्स बनाओगे और कुछ समझ में ना आए तो फिर से एक बार बात करेंगे। इसको शेयर कर देना है और साथ में लाइक भी, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।